आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान 8वां। शैतान के बच्चे जसवंत सिंह ने बेचारे रणबीर सिंह के साथ बदी करने पर कमर बांध ली। उसी पहली मोहब्बत की बू उसके दिल से बिल्कुल जाती रही। अब तो वह फिक्र हुई कि जहां तक जल्द हो सके रणबीर सिंह की जान लेनी चाहिए। बल्कि इस ख्याल ने उसके दिमाग में इतना जोर पैदा किया कि नेक और बद का कुछ भी ख्याल नहीं रहा और वह बेधड़क बाले सिंह की तरफ रवाना हुआ। हाँ, चलते समय उसने इतना जरूर सोचा कि महारानी ने पहले तो मेरी खूब ही खातिरदारी की थी, मगर पीछे से इतनी बेरखी क्यों करने लगी। यहाँ तक कि सवारी के लिए घोड़ा तक भी नहीं दिया और मुझे पैदल बाले सिंह के पास जाना पड़ा। साथ ही इसके ये ख्याल भी उसके दिल में पैदा हुआ कि पहले मुझे रणबीर का दोस्त समझी हुई थी, इसलिए खातिरदारी के साथ पेश आई, मगर जब से मेरा सामना हुआ तब से वह मुझको मोहब्बत की निगाह से देखने लगी। इसी से इस नई मोहब्बत को छिपाने के लिए उसने मेरी खातिरदारी छोड़ दी होगी। इन्हीं सब बेतुकी बातों को सोचता विचारता बेधड़क बाले सिंह की तरफ पैदल रवाना हुआ। 2 दिन रास्ते में लगाकर तीसरे दिन पूछता हुआ उस गांव में पहुंचा जिसमें बाले सिंह थोड़े से शैतानों को लेकर हुकूमत करता था। ये बाले सिंह का गांव देखने में एक छोटा सा शहर ही मालूम होता था, जिसके चारों तरफ मजबूत दीवार बनी हुई थी और अंदर जाने के लिए पूरब और पश्चिम की तरफ 2 बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे। दीवारें इस अंदाज की बनी हुई थी कि अगर कोई गनीम चढ़ाए तो फाटक बंद करके अंदर वाले बखूबी अपनी हिफाजत कर सकते थे और दीवार के छोटे छोटे सुराखों में से बाहर अपने दुश्मनों पर गोली और तीर इत्यादि बरसा सकते थे। जसवंत सिंह जब पूरब के दरवाजे से उस छोटे से किले नुमा शहर के अंदर घुसा तो दरवाजे ही पर कई पहरे वालों से मुलाकात हुई। पहले तो ये फाटक के दोनों तरफ पहरे वालों को देखकर अटका, मगर फिर सोच विचार कर आगे बढ़ा। पहरे वालों ने भी उसकी तरफ गौर से देखा और आपस में कुछ इशारा करके हंसने लगे। जब जसवंत कुछ आगे बढ़ा तब उन पहरे वालों में से 2 आदमी उसके पीछे पीछे रवाना हुए। जसवंत भी चौंका हुआ था और इसीलिए इधर उधर आगे पीछे देखता भालता जा रहा था। अपने पीछे तो दिलावर जंगी सिपाहियों को आते देख वह कुछ अटका, मगर फिर आगे बढ़ा। इसी तरह घड़ी घड़ी पीछे देखता अटकता आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे पीछे जाने वाले दोनों सिपाही भी उसी की चाल चलते थे, अर्थात जब वे अटकता तो वे भी रुक जाते और उसके चलने के साथ ही पीछे पीछे चलने लगते। ये कैफियत देखकर जसवंत सिंह के जी में खटका पैदा हुआ, बल्कि उसे खौफ मालूम होने लगा और एक चौमुहानी पर पहुंचकर वह एक किनारे हटकर खड़ा हो गया। वे दोनों सिपाही भी कुछ दूर पीछे ही खड़े हो गए। जसवंत जसवंत सिंह आधी घड़ी तक खड़ा रहा। जब तक दोनों सिपाहियों को भी रुके हुए देखा तो पीछे की तरफ लौटा, मगर जब वहां पहुंचा जहां वे दोनों सिपाही खड़े थे तब रोक लिया गया। दोनों सिपाहियों ने पूछा कि लौटे कहाँ जाते हो। जसवंत ने कहा, जहां से आए थे वहां जाते हैं। दोनों सिपाहियों ने कहा कि तुम अब लौट कर नहीं जा सकते। इस 4 दीवारी के अंदर जहां जी चाहे जाओ, घूमो फिरो, हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर लौट कर नहीं जाने देंगे। जसवंत बोला, क्यों? एक सिपाही ने जवाब दिया कि मालिक का हुक्म ही ऐसा है। जसवंत, ये हुक्म किसके लिए है? दूसरा सिपाही, भाई खास तुम्हारे लिए। जसवंत, अच्छा, क्या तुम लोग मुझे जानते हो? दोनों, खूब जानते हैं कि तुम जसवंत सिंह हो। अच्छा, ये तुमने कैसे जाना? इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? जसवंत, भाई तुम्हारे मालिक बाले सिंह से मुलाकात करने आया था। सिपाही, तो लौटे क्यों जाते हो? चलो हम तुम्हें अपने मालिक के पास ले चलते हैं। जसवंत, खैर चलो, इसीलिए तो मैं आया ही हूं। दोनों सिपाही जसवंत को साथ लिए अपने सरदार बाले सिंह के पास पहुंचे। उस वक्त बाले सिंह एक सुंदर मकान के बड़े कमरे में अपने साथी 10-12 आदमियों के साथ बैठा गप्पे उड़ा रहा था। अपने 2 सिपाहियों के साथ जसवंत को आते देख खिलखिलाकर हंस पड़ा और जसवंत के हाथ पैर खुले देख बोला, भाई क्या ये खुद आया है? जिसके जवाब में दोनों सिपाहियों ने कहा, जी सरकार। बाले सिंह, क्यों जसवंत सिंह साहब बहादुर, क्या इरादा है? कैसी नियत है जो बेधड़क चले आए हो?
जसवंत, बहुत अच्छी नीयत है, मैं आपसे मित्रभाव रखकर आपके मतलब की कुछ कहने आया हूँ। बाले सिंह, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, मेरी भलाई की बात तुम क्यों कहने लगे? जसवंत, हाँ, ना 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 ना, आप मेरे दुश्मन क्यों होंगे? भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, या आप ही ने मेरा क्या नुकसान किया है? बाले सिंह, तुम्हारे दोस्त रणबीर सिंह को मैंने गिरफ्तार कर लिया है और कल उनका सिर अपने हाथ से काटूंगा। जसवंत जी में खुश होकर बोला, क्या हुआ जो रणबीर सिंह को आपने गिरफ्तार कर लिया? शौक से उसका सर काटिए। वही इसके बाद एक तरकीब ऐसे बताऊंगा कि महारानी बड़ी खुशी से आपके साथ शादी करने पर राजी हो जाएंगी। बाले सिंह जोर से हंसकर बोला, वाह बे शैतान के बच्चे, क्या उल्लू बनाने आया है? अबे तेरे ऐसे 50 को मैं चुटकी भर नचाऊं तो क्या मुझे भुलावा देने आया है? बेईमान कहीं का, मुझे पढ़ाने आया है। देखो तो जरा, जन्म भर जिसका नमक खाया, जिसके घर में पला, जिसके साथ पढ़ लिख कर होशियार हुआ और जिसके साथ दिली दोस्ती रखने का दावा करता है, आज उसी के लिए कहता है कि शौक से उसका सर काटिए। जरूर तेरे नुत्फे में यानी वीर में फर्क है भाई, इसमें कोई शक नहीं। तेरा मुंह देखने से पाप है। रणबीर ने तेरे साथ क्या बुराई की थी जो तू उसके बारे में ऐसा कहता है? उल्लू के पट्टे, जब तू उसके साथ ये सलूक कर रहा है तो मेरे संग क्या दोस्ती अदा करेगा? कोई है, इसे पकड़ो, इस बेईमान को अपने हाथ में, कल इसका भी सर काट कर कलेजा ठंडा करूंगा। हुक्म पाते ही चारों तरफ से जसवंत के ऊपर आदमी टूट पड़े और देखते देखते उसे पकड़ रस्सियों से कसकर बांध लिया। वाले सिंह ने अपने हाथ से वे बिल्कुल बातें कागज पर लिखी जो उस वक्त जसवंत सिंह से और उससे हुई थी, और उसे एक आदमी के हाथ में देकर कहा कि ये पुर्जा रणबीर सिंह के हाथ में दे आओ, और इस नालायक को ले जाकर जिस मकान में रणबीर सिंह है उसी में लोहे के जंगले वाली कोठरी में बंद कर दो। वाले सिंह ने पहाड़ी के ऊपर से रणबीर सिंह को गिरफ्तार तो जरूर किया था, मगर अपने घर लाकर उनको बड़े आराम से रखा था। एक छोटा सा खूबसूरत मकान उनके रहने के लिए मुकर्रर करके कई नौकर भी काम करने के लिए रख दिए थे, और मकान के चारों तरफ पहरा बैठा दिया था। मिजाज उनका अभी तक वैसा ही था। उस पत्थर की मूरत का इश्क सिर पर सवार था। घड़ी घड़ी ठंडी सांस लेना, रोना और बकना उनका बंद नहीं हुआ था। खाने पीने की सुध अभी तक नहीं थी, बल्कि उस पत्थर की तस्वीर से अलहदे होकर उनको और भी सदमा हुआ था। बाले सिंह से हरदम लड़ने को मुस्तैद रहते थे, मगर उनके सामने जब बाले सिंह आता था और उनको गुस्से में देखता था तो हाथ जोड़ के यही कहते थे, मैं तो तुम्हारे ताबेदार हूँ। इतना सुनने ही से रणबीर सिंह का गुस्सा ठंडा हो जाता था, और अपना क्षत्रिय धर्म याद कर उसे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि किसी न किसी तरकीब से कह सुनकर बाले सिंह को उनको कुछ खिला पिला भी आता था। जब ये खाने से इनकार करते तो बाले सिंह कहता कि आप अगर कुछ नहीं खाएंगे तो मैं उस पहाड़ी पर जाकर उस मनमोहिनी मूरत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और अगर आप इस वक्त कुछ खा लेंगे तो मैं वे मूरत आपके पास ले आऊंगा। यह सुनकर रणबीर सिंह लाचार हो जाते थे और कुछ ना कुछ खाकर पानी ही पी लेते थे। कभी कभी जब तबीयत ठिकाने होती तो वे ये बातें भी सोचने लगते कि पहाड़ी पर मुझे अकेला छोड़कर मेरा दोस्त जसवंत कहाँ है? इस बाले सिंह ने धोखा देकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जिस पर ना तो ये मेरा दोस्त मालूम होता है ना दुश्मन, क्योंकि कैद भी किए और खुशामद और खातिरदारी भी किए करता है। जो हो, इस बात का तो अफसोस ही रह गया कि मैं किसी तरह की लड़ाई नहीं कर सका और एकाएक धोखे में गिरफ्तार हो गया। आज भी इन्हीं सब बातों को बैठे बैठे रणबीर सिंह सोच रहे थे कि 8-10 आदमियों के साथ हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए जसवंत सिंह आते दिखाई पड़े, और उन सभी में से एक आदमी ने बढ़कर वह पुर्जा रणबीर सिंह के हाथ में दिया जो पाले सिंह ने अपनी ओर जसवंत की बातचीत होने के बारे में लिखा था। रणबीर सिंह जसवंत को देखकर बहुत खुश हुआ। वह पुर्जा हाथ से जमीन पर रख दिया और जल्दी से उठकर जसवंत के साथ लिपट गए। बाद इसके उन सिपाहियों से जो इसे कैदी की तरह लाए थे पूछा, इसे हथकड़ी बेड़ी क्यों डाल रखी है? जब तुम्हारा सरदार मेरे साथ इतनी नेकी करता है तो उसे मेरे इस दोस्त को इतनी तकलीफ क्यों दे रखी है? जिस सिपाही ने रणबीर सिंह के हाथ में पुर्जा दिया था उसने जवाब में कहा, उस पुर्जे को पढ़ने से इसका संबंध आपको मालूम हो जाएगा, जिसे हमारे राजा साहब ने लिखकर आपके पास भेजा है। रणबीर सिंह ने उस पुर्जे को उठाकर पढ़ा और ताज्जुब में आकर सोचने लगे, हैं,
ये क्या मामला है? जसवंत मेरा दुश्मन क्यों हो गया? और ये सब क्या लिखा है? जसवंत ने कहा, है क्या हुआ जो रणबीर सिंह को आपने गिरफ्तार कर लिया? शौक से उसका सिर काटिए। इसके बाद एक तरकीब ऐसी बताऊंगा कि महारानी बड़ी खुशी के साथ आपसे शादी करने पे राजी हो जाएंगी। ये सब ये सब क्या मामला है? कौन महारानी बाले सिंह के साथ शादी करने पर राजी हो जाएंगी जो मेरे मरने की राह देख रही हैं? मालूम होता है कि वह पत्थर की मूरत जरूर किसी ऐसी औरत की है जो महारानी बोली जाती है और मुझसे मोहब्बत रखती है। बाले सिंह भी उस पर आशिक है और शायद इसी सबब से उसने मुझे गिरफ्तार भी कर लिया हो। तो ताजुब नहीं, मगर ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जसवंत मेरे साथ दुश्मनी करने पर कमर बांधे। हाँ, इस पुर्जे के नीचे ये भी तो लिखा है कि मैं खुद आकर आपको समझा दूंगा कि जसवंत की नीयत खराब हो गई है और अब वह आपका पूरा दुश्मन हो रहा है। खैर, बाले सिंह भी आता ही होगा, देखें, क्योंकि साबित करता है, कैसे साबित करता है कि मेरी तरफ से जसवंत की नीयत खराब हो गई है। उन सिपाहियों ने अपने सरदार बाले सिंह के हुक्म के मुताबिक जसवंत को उसी मकान की एक लोहे की जंगले वाली कोठरी में कैद करके ताला लगा दिया और वहां से चले गए। रणबीर सिंह ने किसी को ना टोका कि जसवंत सिंह को क्यों कैद करते हो, मगर जब वे लोग उसे कैद कर कर चले गए तब उठकर जसवंत की कोठरी के पास जंगले के बाहर जा बैठे और बातचीत करने लगे। रणबीर ने कहा, क्यों जसवंत, तुमने क्यों खुद ब खुद आकर इस बाले सिंह के हाथ में अपने को फंसाया? जसवंत, मैं तो आपको छुड़ाने की नीयत से आया था, मगर कुछ नहीं कर सका और इसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। रणबीर, तो छिप कर क्यों नहीं आए? जसवंत, भूल हो गई। मैंने सोचा था कि जाहिर होकर चलूंगा और तुम्हारा दुश्मन और उसका दोस्त बन के काम निकाल लूंगा, मगर उस शैतान के बच्चे से कारीगरी नहीं चली। पर आपको तो उसने इस तौर पर रखा है कि कैदी मालूम ही नहीं पड़ते। रणबीर, भला ये तो बताओ कि तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि वह पत्थर की मूरत किसकी है? जसवंत, हाँ, घूम फिर कर दरियाफ्त करने से मुझे मालूम हो गया कि उसी पहाड़ी से थोड़ी दूर पर एक रानी रहती हैं और उसी ने अपनी और आपकी मूर्तें उस पहाड़ी पर बनवाई है। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वह जरूर आपसे मोहब्बत रखती हैं, तभी तो फंसाने के लिए वे दोनों मूर्तें बनवाई हैं। ये सोचकर मैं उसके पास गया। मुझे उम्मीद थी कि जब आपके गिरफ्तार होने का हाल उससे कहूंगा तो वह आपको छुड़ाने की जरूर कोशिश करेगी और मुझे भी मदद देंगी, मगर कुछ नहीं, वह तो निरी बेमुरवत निकली। सब बातें सुन साफ जवाब दे दिया और बोली कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे रणबीर सिंह से क्या वास्ता जो उसको छुड़ाऊं। ऐसे ऐसे सैकड़ों रणबीर सिंह मारे मारे फिरते हैं मेरे पीछे। रणबीर, ठीक है, भला इतना तो पता लगा कि वह पत्थर की मूरत झूठी नहीं थी। खैर, जो भी हो, ये बताओ कि आगे क्या करने का इरादा है? जसवंत सिंह, बस करने का तो कुछ नहीं इरादा है। अब यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से कैसे निकलूं और आपको भी कैसे छुड़ाऊं। ये सब सोच सोच कर रणवीर सिंह का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि बाले सिंह की चिट्ठी में तो ये सब लिखा है, लेकिन जसवंत सिंह से बात करने पर तो ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा दुश्मन है। अब क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, ये बाले सिंह भी कब आएगा? यही सोच में रणबीर सिंह शांत होकर बैठे ही थे कि रणबीर सिंह और जसवंत सिंह में बातें हो रही थी कि कई आदमियों को साथ लिए हुए आखिरकार बाले सिंह उसी जगह पर आ पहुंचा और रणबीर सिंह को जसवंत से बातें करते देख बोला, महाराज कुमार, आप इस नमक हराम से क्या बातें कर रहे हैं? ये पूरा बेईमान और पाजी है, इसका तो मुंह देखना पाप है। रणबीर, देखिए, जवान पर लगाम लगाइए, ये मेरा पुराना दोस्त है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ बुराई करेगा। बाले सिंह, आप भूलते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, आज ही इसने मेरे सामने आकर कैसी कैसी बातें कही। आपको तो मैंने लिख ही दिया था, क्या पढ़ा नहीं? रणबीर, मैंने पढ़ा, मगर ये कहता है कि मैं अकेला था इसलिए आपके छुड़ाने की सिवाय इसके और कोई तरकीब नहीं देखी कि जाहिर में तुम्हारा दुश्मन और बाले सिंह का दोस्त बनूं। बाले सिंह, कभी नहीं, ये झूठा है। मैं खूब समझ गया कि जिस पर आप आशिक हैं ये खुद भी उस पर आशिक हो गया है और चाहता है कि आपकी जान ले। रणबीर, होगा, मगर मुझे विश्वास नहीं होता। बाले सिंह,
तो ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, आप अपने हाथ से एक चिट्ठी महारानी को लिखकर पूछिए कि जसवंत तुम्हारे पास गया था या नहीं, और तुमने इसकी नीयत कैसे पाई। उस खत को मैं अपने आदमी के हाथ भेजकर उसका जवाब मंगा देता हूँ। रणबीर, हाँ, अगर ऐसा करो तो मैं जन्म भर तुम्हारा ताबेदार बना रहूं। भला मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं उनके पास चिट्ठी भेजूं और जवाब आ जाए। हाय, जिसकी सूरत देखने की उम्मीद नहीं, उसके पास मेरी चिट्ठी जाए और जवाब आए तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होगी। बाले सिंह, जरूर जवाब आएगा, मगर एक बात है, आप उस चिट्ठी में यह भी लिख दीजिएगा कि बाले सिंह ने मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं दी है, बड़े आराम के साथ रखा है और भाई की तरह मुझको मानता है। रणबीर, हाँ हाँ, जरूर मैं ऐसा ही लिख दूंगा। जब तुम मेरे साथ इतनी नेकी करोगे कि मेरी चिट्ठी का जवाब मंगा दोगे, तो क्या मैं तुमको अपने भाई के बराबर नहीं समझूंगा। जसवंत, मगर ये कैसे मालूम होगा कि महारानी ही ने इस पत्र का जवाब दिया है। क्या जाने तुम जाल बनाकर किसी गैर से चिट्ठी का जवाब लिखवा के ला दो तब। पाले सिंह, हो, बेईमानों को ऐसे ही सूझती है। हम लोग क्षत्रिय वंश में पैदा होकर जाल करने का नाम भी नहीं जानते। जरूर इस पत्र का उत्तर महारानी अपने हाथ से लिखेंगी और अपनी खास लौंडी के हाथ भेजेंगी, क्योंकि इनके लिए वह अपनी जान भी देने को तैयार हैं। क्या तुमने महारानी की सूरत देखी है। जसवंत, हाँ, मैंने देख चुका हूँ, वो इतनी मुरव्वत वाली नहीं है। पाले सिंह, बस बस बस, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो उसे देखे और अपनी नीयत साफ बनाए रहे। रणबीर, पाले सिंह, देखो, इन सब बातों में देर करने की क्या जरूरत है। आप मेरे ऊपर कृपा करो और चिट्ठी लिखने का सामान मंगाओ, मैं अभी लिखे देता हूँ। पाले सिंह ने अपने एक आदमी को भेजकर कलम, दवात तथा कागज मंगवाया और रणबीर सिंह के सामने रखकर कहा, लीजिए, लिखिए। रणबीर सिंह खत लिखने बैठे। आह, जिसके इश्क में रणबीर सिंह की ये दशा हुई, इतनी आफतें उठाई, आज उसी को पत्र लिखने बैठे हैं। मगर क्या लिखें, क्या कहकर लिखें, कौन सी शिकायत करें। इन्हीं बातों को घड़ी घड़ी सोच रणबीर सिंह को कंप हो रहा था। आंखें डबडबा आती थी, लिखने वाला कागज आंसुओं से भीग जाता था। बड़ी मुश्किल से कई दफे कागज बदलने के बाद यह लिखा, मेरे लिए तुमने जो कुछ सोचा मुनासिब ही था। इसका पहला हिस्सा ठीक भी कर चुके, मगर अफसोस उसका आखिरी हिस्सा अभी तक तय नहीं हुआ। जसवंत की मदद तक नहीं की। वाले सिंह की खातिरदारी अभी तक जान बचाई जा रही है। तुम्हारा रणबीर। वाले सिंह ने यह पत्र उसी समय अपने एक विश्वासी और चालाक आदमी के हाथ से महारानी की तरफ रवाना किया। उस आदमी के जाने के बाद रणबीर सिंह ने वाले सिंह से पूछा, क्यों वाले सिंह, ये महारानी कौन है और मुझे तुमने क्यों गिरफ्तार कर रखा है। देखो, सच कहना, झूठ मत बोलना। इस पर बाले सिंह ने जवाब देना शुरू किया। बाले सिंह ने कहा, ठीक है, ऐसा है तो आप जानिए कि आखिर मैं आपकी खातिरदारी क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं आपके लिए इतना परेशान हूं। और आखिरकार बाले सिंह ने कहना शुरू किया। बाले सिंह ने कहा कि ऐसा है तो लीजिए, सुनिए। आखिर मैं कहाँ तक और किस किस से डरा करूंगा। महारानी चाहे जो भी हो, आज मेरे और जसवंत के तरह के सैकड़ों ही उनके लिए जान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिवाय तुम्हारे किसी से भी शादी करना मंजूर नहीं किया। जिसने जिद के उसकी दुर्गति कर डाली। अभी तक मेरे पास उनका पत्र लिखा मौजूद है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सिवाय रणबीर सिंह के मैं किसी को कुछ भी नहीं समझती। अपने पत्र का ऐसा जवाब पाकर मुझे भी बड़ा ही गुस्सा आया और दिल में ठान लिया कि अगर ऐसा ही है तो फिर चाहे जो हो, मैं भी रणबीर सिंह से और उससे मुलाकात न होने दूंगा। सिवाय इसके, वाले सिंह की बातें सुनते सुनते एकाएक रणबीर सिंह को बड़ा ही क्रोध चढ़ाया। वह आगे कुछ और कहना चाहता था, मगर उसकी ये आखिरी बात कि मैं भी रणबीर सिंह से और उससे मुलाकात ना होने दूंगा सुनकर उठ खड़े हुए। अपने गुस्से को जरा भी रोक ना सके और उसके गले में हाथ डाल ही तो दिया। दोनों में खूब कुश्ती और मुक्कों की मार होने लगी, यहाँ तक कि दोनों के सिर और बदन से खून बहने लगा। आखिर रणबीर सिंह ने वाले सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठे। अभी तक बाले सिंह के आदमी जो वहां मौजूद थे चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। जब अपने मालिक की पीठ जमीन पर देखी और उम्मीद हो गई कि अब रणबीर सिंह उसके गले को दबाकर मार ही डालेंगे,
तब एकदम रणवीर सिंह के ऊपर टूट पड़े। यहाँ तक कि पाले सिंह मौका पाकर हाथ से निकल गया और उसने साथियों की मदद से रणवीर सिंह को बांध लिया। अब रणवीर सिंह की आज़ादी बिल्कुल जाती रही। वे कैदी हो गए, हथकड़ी बेड़ी डालकर एक कोठरी में बंद कर दिए गए। अभी तक पाले सिंह को उनकी खूबसूरती और हाथ पैरों की मुलायमियत देखकर उनके इतने ताकतवर, बहादुर और जवां मर्द होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अपने सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता था, मगर आज रणवीर सिंह ने उसकी शेखी भुला दी, बल्कि अपना रोब उसके दिल पर जमा दिया।